चलिए जी शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे आज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या करने वाले हम लोग, जितने भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें एक एक करके करेंगे और मैक्सिमम पार्ट जो है हम लोग न्यूमेरिकल पे ही फोकस रहेगा हमारा। ठीक है जी। तो केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ा क्यों था, ताकि हम लोग बता सके कि रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसका स्पीड कितना है। ठीक है जी। और हम लोग यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है, एक वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं और एक रिएक्शन व्हिच प्रोसीड विद अ मॉडरेट स्पीड। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले रिएक्शंस का, क्लासिफिकेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किस किस टाइप की रिएक्शन जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो हमारी बहुत फास्ट होती है, जो मतलब द मोमेंट यू मिक्स द रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है हमारा फॉर्म हो जाएगा, राइट। और ये हमारी यूजुअली कौन सी रिएक्शंस है, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे NaCl और AgNO3 लिया और जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स किया तो ये AgCl का जो प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, वो साथ ही साथ जो है मिलता चला जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस के जो रेट है यूजुअली हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जैसे ही हमने किया वही खत्म ही होगी रिएक्शन, ठीक है ना। और दूसरी टाइप की रिएक्शन है जैसे वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है, जिन्हें बहुत लंबा टाइम लगता है कंप्लीट होने में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है जी, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो ये वाले प्रोसेसेस जो हैं ये काफी टाइम लेंगे, तो इन टाइप की रिएक्शंस को भी जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले हैं। तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन प्रोसीड विद अ मेजरेबल स्पीड या विद मॉडरेट स्पीड। ठीक है जी। अभी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, है ना। अभी आप लोग लंच करके आए होंगे, है ना, और लंच करने के बाद 2-3 घंटे बाद क्या होगा, है ना, पेट आवाज होता है ना। तो वो क्यों हुआ, बिकॉज वो जो रिएक्शन था, जो हमारा मेटाबॉलिज्म था, वो हम मेजरेबल स्पीड से जो है चल रहा था, राइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर कर दिया, या हमने यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर किया, जिनको हम यूजुअली अभी पढ़ेंगे। केन शुगर C12H22O11 plus H2O in the presence of an acid, तो ये हमें दो चीजें देगा, C6H12O6 plus C6H12O6। यहाँ पे इन्होंने हमें ग्लूकोज दिया और साथ ही साथ हमें क्या दे दिया, फ्रक्टोज दे दिया, ठीक है जी। ऐसे ही आप करते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, वो भी हमारा यही सेम रिएक्शन है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 करेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। बहुत सारी सर्टेन रिएक्शंस हैं जो हम लोग यहाँ पे एक एक करके एग्जांपल्स में, क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं। फाइन। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पीड निकालने वाले हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, क्या रेट रहेगा, ठीक है, प्राइस नहीं भैया, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, कितना रेट है, रेट, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितनी स्पीड से मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है या कितनी स्पीड से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट, या हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, और क्या हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोल देते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। रेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन लिया, R gives P, ठीक है, R is representing reactant and P is representing product,
तो मैं यहाँ पे रेट जो है वो किस हिसाब से लिखूंगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पे हमने नेगेटिव साइन लिया रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है। ये रीजन क्या है, सपोज करो यही रिएक्शन हमने लिया था आरगेस पी, टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 था और इसका 0 था एट टाइम t, एट कंप्लीशन t पे इसका कंसंट्रेशन 2 रह जाता है और इसका कंसंट्रेशन 5 रह जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, प्रोडक्ट मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 10 अपॉन जो भी टाइम t लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन लगाया है, ये माइनस 8 आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/t जो है दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, और जो रेट है वो कभी भी एक नेगेटिव क्वांटिटी नहीं रहेगी, ठीक है जी। इसी वजह से इसे पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए हमने रिएक्टेंट साइड पे नेगेटिव साइन जो है वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सिंपल सी चीज हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा रिएक्शन हम लेते हैं। इस रिएक्शन में हमने एक जनरल सा रिएक्शन लिया है, सपोज करो हमने अमोनिया का प्रिपरेशन बना लिया, एबर्स प्रोसेस, तो यहाँ पे रिएक्शन था N2 plus 3H2 gives 2NH3, यहाँ पे हमने इसका रेट निकाला, तो रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। क्लियर है? तो यहां पे हमने क्या किया, रिएक्टेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट में सिंपल रख दिया, ठीक है। और जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उनसे हमने इसे डिवाइड कर दिया, उससे हमने उससे डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया जी? तो रेट ऑफ रिएक्शन ये तो ये हो गया। अब बात आती है इस टाइप, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के। रेट ऑफ अपीयरेंस का और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का। अब रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या कहानी आती है भाई बहनों, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में क्या कहानी आएगी, हमने जो भी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको हटा देंगे। मतलब अगर वो पूछता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी, उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही अगर हमसे पूछा गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, और जो 1/3 था यहाँ पे वो दूसरी जगह पे जाके मुझे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं से हटा दी खत्म हो गया, नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनको हमने डिसअपीयर कर दिया, उनको गायब कर दिया, ठीक है जी। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, जब हम देखेंगे इसके यूनिट्स को तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है। तो रिएक्टेंट का हमारा कंसंट्रेशन कुछ था, ठीक है, रिएक्शन का कंसंट्रेशन कुछ था, तो दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं भाइयों बहनों, मोल पर लीटर, और टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, यूजुअली सेकंड्स में ले लिए। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो चीज मत करिएगा, एक और चीज हमने पढ़ी थी के, रेट कांस्टेंट, उसके यूनिट्स हर जगह बदलते थे, इसके यूनिट्स हमेशा सेम रहेंगे। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए भैया, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ गई जी? उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिएक्शन एज रिएक्शन रेट एज द एवरेज रेट। अब एवरेज रेट क्या है, एवरेज स्पीड की तरह। अब इसे सिंपली एक कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, किसी भी, मतलब सपोज करो हम लोग कहीं जा रहे हैं, है ना, शिवानी कहीं जा रही है, राइट, और उनको 180 किलोमीटर ट्रेवल करने में 3 घंटे लगते हैं, तो मतलब इनका एवरेज स्पीड क्या हुआ,
60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उनकी स्पीड को देखा। तो स्पीड को हमने देखा कैसे निकला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और ये जो एवरेज रेट था कब निकला, जब इन्होंने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, उसके बाद ही हमारा एक एवरेज स्पीड आया। तो रेट ऑफ ऐसे ही एवरेज रेट भी हम कैसे निकालेंगे, जब मेरा रिएक्शन पूरा कंप्लीशन तक चला जाएगा, तब मेरा जो है एवरेज रेट निकल के आएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं? ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एवरेज रेट के बारे में बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन था R गिव्स P, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्शन रेट एज एवरेज रेट। एक कोई रिएक्शन था R गिव्स P एट टाइम t इक्वल टू 1 पे, इसका कंसंट्रेशन मेरा कितना है, x1 है, ठीक है। एट टाइम t2 पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, x2। तो अगर मैं इसका रेट वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूं तो वो क्या आएगा, बताइए भाई, माइनस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है जी, क्लियर है। रेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x2 माइनस x1, तो यहां पे हमारा t2 माइनस t1 आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज रेट। और ये एवरेज रेट मेरा कब निकलेगा, जब मेरा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। क्लियर है, जब तक वो रिएक्शन मेरा जो है इक्विलिब्रियम तक नहीं आ जाता। और आई कैन राइट डेल्टा x बाय डेल्टा t। क्लियर है जी, डेल्टा x बाय डेल्टा t, दिस इज द एवरेज रेट। कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, विद द टाइम ये यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन है और यहाँ पे मेरा टाइम है। तो रिएक्टेंट साइड पे देखा जाए तो मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है विद द टाइम। सपोज करो मेरा यहाँ पे कंसंट्रेशन x2 था एट टाइम t1, यहां पे ये x1 हो गया एट टाइम t2। तो ये भैया हमारा हो गया डेल्टा x, और ये वाला जो टाइम था इसको हमने क्या बोल दिया, डेल्टा t। और ये इतने बड़े टाइम इंटरवल के बाद हमने किया एवरेज रेट, यहां से शुरू हुआ और यहां पे। क्लियर हुआ, दिस इज नोन एज एवरेज रेट, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर है, एक मिनट, यहाँ पे x1 यहाँ पे x2। So average rate will be equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1। ठीक है जी, दिस इज द एवरेज रेट। अब लिमिटेशन क्या है एवरेज रेट की, ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, है ना, अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि 60 की स्पीड पे ही चल रहे होंगे, कहीं कहीं पे हो सकता है 10, 20, 30, 50 की स्पीड पे भी चल रहे होंगे, कहीं पे होगा 100 की स्पीड पे भी चल रहे होंगे। तो वो क्या हुआ, हमारा रिएक्शन पूरा एंड टू एंड गया जब मेरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो एक हमने एक और रेट निकाला, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या हुआ, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे हमने वहां पे स्पीडोमीटर को चेक किया, तो शिवानी जो है वो कितनी स्पीड पे जा रही थी, 100 की स्पीड पे जा रही थी। तो दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने इनका क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्टार्टिंग में रिएक्शन रेट जो है काफी हाई रहता है और धीरे 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 वो कम होता हुआ चला जाता है। तो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, है ना, सपोज करो हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो जो अगर हम चंडीगढ़ से निकले तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ट्रैफिक है ना। जैसे ही हमने अम्बाला क्रॉस किया तो हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो वहां पे थोड़ा सा कम रहेगा। बट जैसे ही हम दिल्ली एंटर करने लगे तो वहां पे फिर से क्या हुआ, स्पीड फिर कम हो जाएगी। क्यों कम हुई, ट्रैफिक, राइट। ओके, तो इंस्टेंटेनियस पे आते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। अब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट में हमने एक स्मॉल इंटरवल लिया dt, और उसमें हमारा जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया वो क्या हो गया,
dx। क्लियर हुआ? तो इंस्टेंटेनियस रेट दैट विल बी इक्वल टू, लिमिट लगा दिया हमने, डेल्टा टी अप्रोचेज 0। मतलब अब क्या हुआ कि जो मेरा टाइम इंटरवल था वो बहुत छोटा सा हो गया, ठीक है जी। और यहां पे क्या आ गया, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी, ठीक है जी। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डीपी बाय dt। यहां पे मतलब क्या हुआ, dr और dp का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और उनकी जो चेंज इन कंसंट्रेशन है दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और टाइम इंटरवल भी क्या होगा हमारा, एक छोटा सा रहने वाला है। क्लियर हो गया? अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो किस बराबर कैसा होगा, यहाँ पे ये हमने बनाया किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, सपोज करो इस इंस्टेंट टाइम dt पे हमने चेक किया, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, उसके टेंजेंट में जाएगा। ये जो टेंजेंट है ये हमें बताया कि भैया कितना, इसकी जो स्लोप है वो डिसाइड करेगी कि इसकी इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, ठीक है सर? क्लियर है? अभी यहाँ पे ओ पी क्यू ले लेते हैं, ओ पी एंड क्यू। अब यहाँ पे टेंजेंट बोला ना हमने, तो इसका टेंजेंट क्या बनेगा, क्या होता है, tan थीटा या टेंजेंट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है भैया इसका, ओ क्यू, और बेस क्या है, ओ पी, ठीक है जी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर by dt that will be equal to OQ by O. This is the instantaneous rate. हाँ जी, क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन है जिसमें? नहीं है। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, in a reaction A plus 2B, एक रिएक्शन लिख लीजिएगा यहाँ पे, जगह नहीं है। In a reaction A plus 2B gives 3C plus 2D. The rate of disappearance of B is 1 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second. What will be the rate of reaction? What will be the rate of reaction and rate of change in concentration of A and C? Rate of change of concentration of A and C. Rate of disappearance of B given है 1 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second. What will be the rate of the reaction and rate of change in concentration of A and C? जी बताइए कैसे होएगा ये?
अब देखो यहाँ पे हमें dB by dt, पहले इसका रेट निकालते हैं भैया। रेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। क्लियर है जी? अब हमें डेल्टा बी बाय डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है भाई मैंने, ठीक है जी। किसकी दी हुई है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, तो माइनस डेल्टा ए, अब इसने बोला पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते, तो रेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू minus 1/2 into 1 into 10 raised to power -2, so that will be equal to 0.5 into 10 raised to power -2 moles per liter per second। क्लियर है? और उसके बाद पूछा उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब भैया यहां पे इनको कर दीजिए, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस, सेम आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। सर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन के डी और उस पे -0.5 देके मैं नहीं कर रहा हूं, माइनस नहीं पाऊंगा, नहीं वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा ना। अभी क्या हुआ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या निकालना है हमें, सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, उसे बनाने के लिए, पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए ही हमने किया था। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी करना है, तो इन दोनों को मैं ले लेता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा 1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये चीज क्लियर है? अभी इसकी वैल्यू मेरे को मालूम है, या तो मैं इसे ऐसे कर देता हूं, यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं 3/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो भैया डेल्टा सी बाय डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है साहब, क्लियर है? चलिए ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। For a reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 if delta NH3 by delta T equal to 4 into 10 raised to power -8 moles per liter per second. What is the value of my delta H2? What is the value of delta H2 by delta T? चलिए निकालिए। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, रेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T which will be equal to 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T, राइट। डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया हमें, 4 into 10 raised to power 8। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 बाय डेल्टा T इक्वल टू 3/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 4 into 10 raised to power -8, 6 into 10 raised to power -8 moles per liter per second। अब भाइयों एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी आप लोगों के पेपर है 1 महीने में ना, 1 डेढ़ महीने 2 महीने में, आपको जो सिलेबस, आपको जो क्वेश्चन करना है
मतलब पेपर में आपको पहले वो चीज लिखनी है, गिवन क्या क्या है भैया, गिवन लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे, फिर आंसर निकलेगा, फिर यूनिट्स लिखे जाएंगे। अगर मुझे न्यूमेरिकल वाले बेस क्वेश्चन पहले गिवन देखना है। हाँ, क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग हुई, गिवन लिखा आपने आधा मार्क मिला, फॉर्मूला लिखा आधा मार्क मिला, कैलकुलेशन किया 1 मार्क मिला, फिर उसके बाद आपने रिजल्ट निकाला आधा मार्क मिला, यूनिट्स लिखे फिर आधा मार्क मिला, मतलब 3 में से 3 मार्क्स तब मिल जाते हैं। गिवन, फॉर्मूला, कैलकुलेशंस, आंसर और यूनिट्स, 5 चीज। अगर इसमें से कोई भी मिस हुआ तो आधा 1 नंबर कट जाएगा। समझ गए? चलो, तो ये टाइप के जो हैं यहाँ पे भैया क्वेश्चंस हैं। एक एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है, वो बड़ी जरूरी इंपॉर्टेंट है, चलिए वही कर लेते हैं। लिखिए जरा, द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, the decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin, at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 moles per liter. 2.33 moles per liter, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 moles per liter. The reaction takes place according to the equation (2N2O5 gives 4NO2 plus O2). Calculate the average rate of the reaction. In terms of hours, minutes and second. Calculate the average rate of this reaction in terms of hours, minutes and seconds. What is the rate of production of NO2? What is the rate of production of NO2 during this period? In terms of hours, minutes and seconds. Hours, hour, घंटे, HOUR. Hours, minutes and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? ठीक है जी, यहाँ पे हम इसका रेट निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। ठीक है जी, रेट इसके बराबर है, तो दैट विल बी इक्वल टू, अब इसके इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2 माइनस 2.33 सॉरी 2.08 माइनस 2.33 अपॉन में 184 आ गया। तो ये किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.25 अपॉन 2 इंटू 184 मिनट्स। यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर जो है हमारा आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.125 अपॉन 184 मिनट्स। इसको कर लेते हैं हम, यहाँ पे 10⁻³ ले आते हैं, 125 184 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाते हैं, 4 लगाते हैं यहाँ पे, 6 पे जाना चाहिए। वन 146 तो यहाँ पे हम लोग 7 पे ले जाते हैं, 6.7।
6.78 into 10 raised to power minus 4 moles per liter per second. This is the rate, average rate. ठीक है जी, 6.78 into 10 raised to power 6.79 आ रहा है into 10 raised to power minus 4 moles per liter per second. ठीक है जी, सॉरी मिनट नहीं आएगा, यहाँ पे मिनट आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे मिनट्स लिया। कुछ कह रहे थे? ओके, तो ये आ गया बेटा। अब हमें इसे आवर्स में लेके आना है, तो रेट अभी देखो बेटा, कन्वर्जन फैक्टर समझिएगा, 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 विल बी इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 1 आवर और 1 आवर अपॉन 60 मिनट। जिसको बच्चे को कंफ्यूजन होती है भाई, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली वो बचपन में हमने पढ़ा था डिवाइड बाय 2 नहीं डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है ना, तो मैं तो भूल गया हूँ। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, तो 6.79 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे आ गया मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनट है। अब मेरे को मिनट नहीं चाहिए, मेरे को आवर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मिनट से मिनट कैंसिल करना, तो मेरे को यहाँ पे 60 मिनट अपॉन 1 आवर आ जाएगा। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करिए, आवर्स में आ जाएगा। ये दिस विल बी इक्वल टू 4.079 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per hour. क्लियर है ये? 4.07 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per hour. अब ये मेरे को निकालना है किसमें, सेकंड्स में। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है बेटा, 60 सेकंड्स। सो 1 विल बी इक्वल टू 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट, और आई कैन राइट 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड्स। अभी यही वाला था वापस से 6.79 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे क्या आ गया था, मिनट आ गया था। मेरे को मिनट नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए, तो मिनट से मिनट कैंसिल इसमें हो रहे हैं, तो 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड्स। तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, बचा 60, तो यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेते हैं, 1.13 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एक आंसर मेरा ये आ गया, एक आंसर मेरा ये आ गया, और एक आंसर आ गया हमारा हो गया ये। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और पूछा गया, एक चीज और पूछी उसने कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 मेरा कितना फॉर्म होएगा, उसका रेट है किससे किससे, गुड। अभी हमने क्या किया, इसका रेट निकाल लेते हैं भैया। रेट कैसे निकलेगा, विकास कोई कंफ्यूजन है इसको? -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T which is equal to डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। अभी इस चीज की वैल्यू तो मेरे को पता लग गई है ना, इसे भी चाहिए, तो यहां पे हमने क्या किया, 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T इक्वल टू 6.79 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 माइनस मोल्स पर लीटर पर मिनट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T दैट विल बी इक्वल टू, हाँ जी 0.125/184 मिनट, और 10 from 4 to 3 के मुझे नहीं सदा, इसे मैंने 1250 लिया था ना बेटा। अच्छा ठीक है, 1250 को मैंने 184 से डिवाइड करा, तभी तो वो 1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे इफेक्ट होते हैं, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन या इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। पहला जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ कि भैया अगर मेरे पास रिएक्टेंट जो है काफी सारे हैं, देखो कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है उसके क्यों हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर मेरे रिएक्टेंट ज्यादा रहेंगे
है ना, तो बार बार कोलिजन होता रहेगा, बार बार कोलिजन होता रहेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, बनता जाएगा, तो रेट जो है वो हमारा इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। बट अगर मैंने वहां पे एक सर्टेन अमाउंट लिया था, रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, तो पहले तो वो कोलाइड कर रहे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, बीच में प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तो वो क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं उन रिएक्टेंट्स की कोलिजन्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रेट है वो हमारा धीरे 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 डिक्रीज होना लग जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्लियर हो गया। अगर मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है जी, तो पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकंड जो है दैट इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, अगर मेरा सपोज करो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट जो है इंक्रीज करेगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन था तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, अब सपोज करो सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, मेरे को पानी में चीनी घोलना, दैट इज द रेट, क्या ना, कितनी स्पीड से घुल रहा है। अगर मैं ऐसे ही रख के रखूं पानी के अंदर चीनी डाल के तो वो बहुत देर लगेगी घुलने में, बट अगर मैं वहां पे चम्मच लेके घोलता हूं तो वो जल्दी घुल जाएगी। अब चम्मच घोलने से हुआ क्या, चम्मच उठा के मैंने चर्निंग ऑफ वाटर किया, उसकी वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, दैट हीट इज कंज्यूम्ड अप इन दिस सॉल्यूशन प्रोसेस। अब चाय बना रहे थे, चाय में हमने चीनी घोली थी, चम्मच से तो नहीं घोलते ना, वो तो अपने आप ही घुल जाती है। क्लियर हुआ? तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर वो रिएक्शन का नेचर क्या है, एंडोथर्मिक है। अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि हीट रिलीज करनी थी, वो रिएक्शन में हीट रिलीज नहीं हो रही है तो वो रिएक्शन मेरा नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। थर्ड जो फैक्टर है दैट इज भैया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सर जो है टेम्परेचर बदलना, रेट का एग्जांपल दे दो। टेम्परेचर बढ़ाना, रेट डिक्रीज हो रहे हैं, इनकी एग्जांपल ना। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, चूना लिया, हाँ जी। है ना, घर पे जो सरकारी मकानों में रहते हैं उनके वहाँ पे कली होती थी पहले, है ना, हमने भी देखा। तो वो एक बड़ा सा ड्रम लेके आते थे, उसके अंदर चूना डालते थे, उसके ऊपर पानी डालते थे। हाँ जी। जब वो पानी डालते तो बहुत सारी हीट रिलीज होती थी पानी में से, है ना। वो अगर ड्रम को हाथ भी लगाते थे तो गर्म हो जाता था, राइट। और अगर हम उसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे तो लम्प्स बन जाएंगे, वो जो है वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। ठंडा पानी डाला तो झट से डिसॉल्व हो गया क्योंकि इसने हीट रिलीज करी, वो भाई हो गया, प्रोसेस हो गया पूरा। बट जैसे ही हमने वहां पे डाल दिया तो वो लम्प्स बन गए, लम्प्स बन गए तो क्या हुआ, हीट रिलीज ही नहीं कर पाया, तो इसी वजह से वो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, तभी वो गांठें बन गई उसकी। क्लियर हुआ? आगे चलिए। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या हुआ, कैटलिस्ट इज अ फॉरेन सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीज करता है, कैसे करता है, इक्विलिब्रियम वहीं पे ही रहेगा, बट इक्विलिब्रियम जो है फास्ट अचीव हो जाएगा। और जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इक्वली कैटलाइज करता है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। चौथा जो है दैट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है भाइयों बहनों, कि कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे झट से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ होते हैं स्लो वाले, तो उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेचर के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। सपोज करो मैंने CO प्लस O2 gives CO2 और NO plus O2 gives NO2। एक रिएक्शन जो है मेरा फास्ट है और एक रिएक्शन जो है मेरा स्लो है। ये रिएक्शन जो है भैया वो मेरा स्लो है, ये वाला रिएक्शन जो है फास्ट है। हालांकि दोनों रिएक्टेंट जो है वो एक जैसे हैं, बट उनकी नेचर मैटर करती है। एक जैसे रिएक्टेंट है, एक जैसी रिएक्शन है, बट ये NO O2 से झट से रिएक्ट कर रहा है, ये CO O2 के साथ झट से रिएक्ट नहीं कर रहा। क्लियर हुआ? तो वो हो गया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। फिफ्थ इज द एक्सपोजर टू रेडिएशंस, या फिफ्थ इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी क्लियर है,
जी सर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना फास्ट जो है हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, जितना फास्ट रिएक्शन होएगा, सॉरी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होएगा उतना फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। मेरे को पानी में मिश्री घोलनी है, मेरे को पानी में चीनी घोलनी है, और मेरे को पानी में बूरा घोलना है। कौन सा वाला जल्दी घुलेगा? घुलेगा क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा। ठीक है। 6th इज द एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब कुछ रिएक्शंस होती हैं वो रेडिएशंस की प्रेजेंस में ही होती हैं, अदरवाइज वो रिएक्शन जो है बहुत स्लो रहेंगी। तो जैसे ही हमने उसे रेडिएशन में एक्सपोज किया तो रिएक्शन जो है भैया हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे जिनकी वजह जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। लिखिए डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। मैंने अभी आपको कंसंट्रेशन की चीज बताई थी, आप लोगों के दिमाग में वो चीज क्लियर है? अगर मेरे पास रिएक्टेंट ज्यादा है तो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता रहूंगा तो क्या होएगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। बट अगर मैंने वहां पे धीरे धीरे मतलब रिएक्टेंट एक सर्टेन अमाउंट ही लिया था, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा है, धीरे धीरे क्या होता रहेगा? वो कम होता चला जाएगा और एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो हो जाएगा भैया स्टेबल, अब खत्म। क्लियर हुआ? तो दैट इज नोन एज डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसके अंदर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे या हम एक्टिव मास की बात करेंगे। इसमें यह बोलता है कि भैया कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। समझिए भाई बहनों, जो रेट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। अब सपोज करो मैंने कोई भी एक रिएक्शन लिया, A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट, तो मुझे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर A, B रेज़ टू पावर B एंड C रेज़ टू पावर C। ठीक है साहब, क्लियर है? और इसको अगर मैं यहाँ पे रेट विल बी इक्वल टू K, A रेज़ टू पावर A, K क्या हो गया भैया? हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। इसमें क्या हुआ? रेट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। रिएक्टेंट्स वाले ही देखना है। हाँ जी। भाई समझ आ गया? अब मैं यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक ग्राफ बना लेता हूं। अब रिएक्टेंट के केस में ये कंसंट्रेशन था मेरा और ये टाइम हो गया। रिएक्टेंट के केस में कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है? डिक्रीज करती है। स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आते कम हो गई, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। प्रोडक्ट के केस में भी ऐसे ही होएगा। पहले जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो फास्ट होएगा और उसके बाद जाके कांस्टेंट हो जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हुआ? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। देखो पहले इसका स्लोप ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होने लगा और चला गया। यहाँ पे भी ऐसा था, स्टार्टिंग में कम था और फिर धीरे धीरे कम होने लगा। क्लियर है जी? दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। और यहाँ पे हमने एक के लिया, के इज द वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। उसको हम डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? K will be equal to rate of reaction when concentration of the reactant is unity। अगर मैं इसको K को rate of reaction के बराबर लिख सकता हूँ कब? जब मेरे reactants का concentration कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब A raised to power A equal to 1, B raised to power B equal to 1, C raised to power C is equal to 1। तो वहां पे मैं rate of reaction को डिफाइन कर सकता हूँ या rate constant को डिफाइन कर सकता हूँ। समझ आ गया जी? क्लियर है? एक याद करो, हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था जब
है ना, एक फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट होता था और एक बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट होता था, KF अपॉन KB करके हमने निकाला था, याद है क्या होता था वो? जब फॉरवर्ड रिएक्शन होती थी तो KF ले लेते थे और जब बैकवर्ड रिएक्शन होती थी तो KB ले लेते थे। तो उसके K में क्या वैल्यू, क्या डिफरेंसेस आते थे? जब मेरा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो लेट सपोज 5 है उसका वैल्यू, जब बैकवर्ड रिएक्शन में होगा तो उसका वैल्यू क्या लेते थे हम? डिवाइड कर देते थे, 1/5 लेते थे। ठीक है, अगर हम किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे? उसका पावर n कर देते थे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये हो गया भैया हमारा रेट ऑन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन या रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट लॉ क्या था भाइयों बहनों? ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन, ये तो मैंने एक रिएक्शन को देखा और उसके अकॉर्डिंग उसको बता दिया। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मैं बात करूं तो जो रेट था, रेट लॉ था, दिस इज अ experimental quantity, this is an experimental quantity which depends on the concentration of the reactant raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients। ठीक है, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। ये क्लियर हो गया? और इसके अंदर हमने क्या बोला? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A raised to power P, B raised to power Q and C raised to power R। दिस PQR ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे, ऐसा नहीं है। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू ABC। अगर वो बराबर हो जाता है तो भाई लक है, बाय चांस हो गया, बट हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है जी, तो रेट विल बी इक्वल टू K A raised to power P, B raised to power Q and C raised to power R। ये हो गया जी, दिस इज द रेट लॉ। डिफरेंस क्या है इनमें? ये तो जस्ट एक मैंने रिएक्शन देखा, ये रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स वो तो मैंने देख के बता दिया, क्योंकि जो ये रिएक्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका रेट बताया, किसके थ्रू? रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू। बट केमिकल रिएक्शन जो है वो रेट लॉ के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया तो वो ये ऐसे निकलेगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए जरा, जैसे अभी आपको पता चल जाएगा। फॉर द रिएक्शन A plus B, for the reaction A plus B gives product, rate law expression for rate is equal to K A B raised to power 2, K A B raised to power 2 if the volume of the vessel is reduced to 1/3 of its original volume, then what will be the effect on the rate of reaction? What will be the effect on the rate of reaction? What will be the effect on the rate of reaction? क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी यहां पे हमने क्या किया? वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 1/3। ठीक है जी। अब भाई बहनों ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिया था, दिस इज रिप्रेजेंटिंग concentration. Concentration is molarity, that is B equal to moles upon
वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम को क्या किया, 1/3 कर दिया, तो मेरा कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूं N/V था, और न्यू कंसेंट्रेशन क्या होएगा, न्यू कंसेंट्रेशन दैट विल बी इक्वल टू N/V/3, दैट विल बी इक्वल टू 3N/V। ये N/V को मैंने कंसेंट्रेशन ले लिया, तो 3 टाइम्स हो गया, कंसेंट्रेशन मेरा 3 टाइम्स हो गया। तो यहां पे हमने इसको रेट को R1 ले लिया, तो R2 विल बी इक्वल टू K 3A इंटू 3B रेज़ टू पावर 2। अभी क्या हुआ, रेट 27 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है जी, R2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ R1, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है मेरा इंक्रीज करा बाय 27 टाइम्स। क्लियर है? रिजल्ट में अपन रिएक्शन के लिए A + B फिर अपन एक मिनट, दोनों मल्टीप्लाई कितना स्क्वायर का। हाँ यहाँ पे बेटा 3 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 3 है, तो 27 आ गया K A B रेज़ टू पावर 2। ठीक है, रिजल्ट में रिएक्शन है A + B गिव्स प्रोडक्ट, फिर अपन रिएक्शन का कुछ और नहीं रिएक्शन तो वो सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग था, ओके वो नहीं देखना, वो हमने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज निकाल के दिया ना इन्होंने। ओके सर, व्यापार रेट देना होगा। Yes. ठीक है एग्जैक्टली। देन वी हैव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपने डेफिनेशन करना है, ऑर्डर होता क्या है भाई। ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये होता है भैया सम ऑफ पावर्स ऑफ sum of the powers of reactant in rate law। रेट लॉ की जो पावर्स है उनका सम हमने कर दिया, तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे था, ये हमने क्वेश्चन लिया, इसके अंदर A की पावर 1 है और B की पावर क्या है 2 है, तो मतलब दिस इज अ 3rd ऑर्डर रिएक्शन। या हम लोग यहाँ पे जो रेट लॉ लिखा था तो उसको हम कर देते हैं P + Q + R इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, P + Q + R जो है दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है भाइयों बहनों, क्लियर है? चले आगे। तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, तो अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, वो हम लोग रिएक्शन के ऑर्डर या रेट को देख के बता सकते हैं कि भैया ये हमारी क्या है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, कौन से वाली जो है हमारी रिएक्शन है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप कर लीजिएगा, वो मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि मेरा जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन है, वो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरा कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, मतलब वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है ना। अगर मैं जीरो ऑर्डर लिखता हूं भाइयों बहनों, तो द रेट विल बी इक्वल टू K A⁻0। अब ये वाली रिएक्शंस कौन सी होती हैं, दीज आर heterogeneous reaction which takes place on the surface of a catalyst। याद आया, मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको 10th फ्लोर पे जाना है तो आपके पास क्या है, अभी जितने मर्जी लोग खड़े कर दो यहाँ पे, अब एक टाइम में लिफ्ट में कितने लोग जाएंगे, 8 या 10 लोग ही जाएंगे। तो वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो हमारा लिफ्ट है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसकी सरफेस पे सिर्फ 10 लोग बैठ के जा सकते हैं, तो वो चलेगी। आप कितना मर्जी रिएक्टेंट कर दीजिए, जितना मर्जी रिएक्टेंट रखिए, बट जो कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट एकोमोडेट होगा वही मेरा प्रोसीड कर रहा है, तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो गया। दैट इज रेट इज इक्वल टू K A⁻0। फाइन, क्लियर है जी ये? क्वेश्चन देख रहा था बुक से कि उनके कंसंट्रेशन सेम थी, यूनिट्स डिफरेंट थी, तो पूछा था कि इनमें केडी वर्ड रिएक्शन है, वही कर रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखें।
यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। वहां पे हमें क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स दिए के कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्या करेगा, हमें सिर्फ यूनिट्स दे देगा और वो कहेगा कि भैया बताओ कौन से ऑर्डर की जो है रिएक्शन है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो K विल बी इक्वल टू, उसके यूनिट्स लिख लीजिएगा भैया, मोल्स सॉरी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू पावर n, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रेज टू पावर 1 माइनस n। तो भैया जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। काफी सारे मेरे जैसे बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है तो ये अपने को ये सही लगता था, तो भैया इससे कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी हम जीरो ऑर्डर के लिए करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पे जीरो ऑर्डर लिया तो n का वैल्यू भैया जीरो हो गया, तो K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर, टाइम क्या हो गया, सेकंड हो गया, इनटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ पे यूनिट्स क्या आ गई जीरो ऑर्डर के लिए, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर। अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू 1 आ गया, तो दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, यहाँ हम लिख देंगे मोल्स पर लीटर अपॉन सेकंड इनटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यूनिट्स क्या आ गए, सेकंड इनवर्स। क्लियर है जी, ऐसे ही क्वेश्चन था साहब। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे हमने थर्ड ऑर्डर की बात करी है, थर्ड ऑर्डर नहीं सेकंड ऑर्डर रहेगा यार, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो K विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकंड इनटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 2। तो भैया ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अभी थर्ड ऑर्डर मुझे निकाल के बताइए क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का यूनिट्स बताइए। तो थर्ड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो K विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड इनटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 3। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस विल बी द यूनिट्स। ठीक है, कभी कभी फ्रैक्शनल ऑर्डर भी आ जाता है कि भैया हाफ ऑर्डर है, 1.5 ऑर्डर है, तो उसके यूनिट्स बताइए। तो वही तरीका है, यही एक तरीका है जिससे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिए बड़े सिंपल सिंपल से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, जो अगर आप करेंगे तो उससे निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन हमें गिवन है 2NO प्लस Cl2 gives 2NoCl2 नहीं 2NoCl is doubled when concentration of Cl2 is doubled. Concentration of Cl2 is doubled and becomes 8 times when concentration of both NO and Cl2 are doubled. NO and Cl2 are doubled.
determine the order of the reaction. Determine the order of the reaction. समझ आया? जी सर। अब इसने बोला कि भैया R है, रेट जो है दैट इज इक्वल टू K NO रेज टू पावर X एंड Cl2 रेज टू पावर Y। क्लियर हुआ? अब यहां पे हमने इसको R1 ले लिया, जब हमने इसका कंसंट्रेशन किसका Cl2 का डबल किया तो रेट डबल हो गया, तो दैट विल बी इक्वल टू 2R K NO रेज टू पावर X एंड 2 Cl2 रेज टू पावर Y। और 8 टाइम्स हो गया अगर हमने NO और Cl2 दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, तो भैया हमारे पास एक रिएक्शन 1 आ गई, ये रिएक्शन 2 आ गया, ये रिएक्शन 3 आ गया। इनको जरा सॉल्व करके एक बारी x और y की वैल्यू बताएंगे, आता है? चलिए ट्राई करिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा भैया 2R अपॉन R इक्वल टू K NO रेज टू पावर X एंड 2 Cl2 रेज टू पावर Y अपॉन K NO रेज टू पावर X एंड Cl2 रेज टू पावर Y। ये R से R कैंसिल, K से K कैंसिल, NO से NO कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारा भैया 2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर Y इंटू Cl2 रेज टू पावर Y अपॉन Cl2 रेज टू पावर Y। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बेसिस कॉमन है तो पावर्स हमारी इक्वेट हो जाएंगी, y इक्वल टू 1 आ गया। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 8R अपॉन 2R दैट विल बी इक्वल टू K2NO रेज टू पावर X एंड 2 Cl2 रेज टू पावर Y, KNO रेज टू पावर X एंड 2 Cl2 रेज टू पावर Y। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 2 रेज टू पावर X NO रेज टू पावर X, और यहाँ पे भी आ गया भैया हमारा NO रेज टू पावर X। ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, तो 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर X, बेसिस हो गए तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो x रेज टू पावर 2 आ गया। तो भैया हमारा रेट क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K NO रेज टू पावर 2 एंड Cl2 रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 2 + 1, थर्ड ऑर्डर। ठीक है जी, तो इस टाइप से जो है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइन, देन वी हैव एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है व्हिच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, जो मेरे एक स्टेप में हो जाती हैं रिएक्शन, उनको हम लोग एलिमेंट्री बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक या एक से ज्यादा स्टेप्स में, नहीं एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन जो होती हैं, दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है भैया? ये हमें बताता है कि कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं किसी भी एक इक्वेशन में। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन है, उसके अंदर मेरे कितने रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गया जी? सॉरी, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर नहीं, मॉलिक्यूलरिटी। कितने मेरे रिएक्टिंग स्पीशीज हैं जो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी 3 और बियॉन्ड 3 रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। ठीक है सिंह साहब, मॉलिक्यूलरिटी 3 या बियॉन्ड 3 जितनी भी रिएक्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड है। मॉलिक्यूलरिटी मेरे मतलब मॉलिक्यूलरिटी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, कितनी मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट। 3 या 3 से ज्यादा वाले जो है रिएक्शन जो है वो रेयर है,
बहुत ही रेयर होती हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि वो आपस में कोलाइड नहीं कर पाती साइमल्टेनियसली टू गिव द प्रोडक्ट। तो वो रिएक्शंस क्या होती है मेरी, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो जाएंगी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो जाएंगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम ओवरऑल इक्वेशन का मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं बता सकते हैं, हम स्टेप वाइज जो है उनकी मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं। समझ आया? पक्का याद रहेगा? इनके डिफरेंसेस ये याद कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड के लिए अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और वहां से हम लोग इनिशियल रेट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। The reaction 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। सॉरी 2NO2 हो जाएगा यार, क्वेश्चन का 4NO2 plus O2 was studied and following data were collected। यहाँ पे हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3। यहाँ पे उनके N2O5 का कंसेंट्रेशन गिवन है, N2O5 का मोलर कंसेंट्रेशन गिवन है 1.13, 0.84, 0.62। और यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें गिवन है 34 इंटू 10⁻⁻⁵, 25 into 10⁻⁻⁵ and 18 into 10⁻⁻⁵। डिटरमाइन द ऑर्डर। हमें क्या निकालना है? ऑर्डर बताना है, रेट लॉ बताना है, एंड तीसरी चीज हमें बतानी है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इतनी जल्दी? तो सर इधर रिएक्टेंट के लिए दो वो दे रखे हैं बस, मेरा होता है होना चाहिए। नो, ऐसे नहीं कर। चलिए करिए। अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K N2O5 रेज़ टू पावर x। अब मुझे नहीं मालूम क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसके थ्रू आंसर निकालेंगे। नाउ दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द रेट, so that will be equal to 34 into 10⁻⁻⁵, that will be equal to 1.13 into 10⁻⁻2 raised to power x। यहाँ पे आ जाएगा 25 into 10⁻⁻⁵ equal to k into 0.84 into 10⁻⁻2 raised to power x and 13 थर्ड आ जाएगा निकालिए जरा। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इसमें ऐसे कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 34, नहीं 1 बाय 2 कर देते हैं ना, इक्वेशन 1 बाय 2, तो वो गड़बड़ नहीं होगा। तो 34 into 10⁻⁻⁵ upon 25 into 10⁻⁻⁵, that will be equal to k 1.13 into 10⁻⁻2 and 0.84 into 10⁻⁻2। यहाँ पे भी पावर x, यहाँ पे पावर x, k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 34 डिवाइडेड बाय 25।
तो 1.36 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम करेंगे 113 को 84 से, तो 84 मतलब 84, तो ये आ रहा है 1.34 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे बेसिस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहे हैं, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज नियरली इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा रेट क्या आ गया भाई, रेट विल बी इक्वल टू k N2O5 रेज़ टू पावर 1। ठीक है जी, मतलब दैट मींस दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है साहब, सेकंड ऑर्डर नहीं होगा। वी कैन नॉट डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन मेयरली बाय लुकिंग एट द रिएक्शन। क्लियर हो गया? हाँ, रेट कांस्टेंट। अभी ऑर्डर भी पता लग गया, रेट लॉ भी पता लगा, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो किसी भी एक इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 34 into 10 raised to power minus 5 k 1.13 into 10 raised to power minus 2 raised to power 1। तो k will be equal to 34 into 10 raised to power minus 5 upon 113 into 10 raised to power minus 4। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0.029 मिनट इनवर्स। यूनिट्स का भाई बहनों प्लीज ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? तो इस टाइप के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक चीज़ है कि जब भी आपको टेबल वाला क्वेश्चन मिलेगा तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बाकी बहुत सारे बच्चे जो है जहाँ पे वो टेबल वाला क्वेश्चन है भाई हमसे नहीं होगा, तो वो हौसला रखना, आपको कुछ नहीं करना, यही सेम चीज करनी है। ये टेबल बना हुआ है, टेबल में हमने क्या किया है 1 2 3, यहाँ पे ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, x और y की वैल्यू, p और q की वैल्यू जो है निकालते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मुश्किल जो है क्वेश्चन नहीं आता, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हमारे ये वाले जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। राइट, तो नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के, और उसके ग्राफ भी बनाएंगे हम अभी। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, थोड़ा कैलकुलेशन पे थोड़ा सा और फोकस करिए और बेटर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बोलता है कि भैया जीरो ऑर्डर के लिए कहानी करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए तो यहां पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन k। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए भैया रिएक्शन आ गया हमारा k इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं आता, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2k होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाय आर, या हम इसको ऐसे लिख देंगे 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस x, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हाफ लाइफ हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है जी, क्लियर है? अभी हम लोग इसके ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ में क्या होएगा, बड़े सिंपल सिंपल जो है ग्राफ हमसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, किसके लिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब आपको ये चीज चेक करनी है कि कौन सी दो चीजें गिवन है और उसके बीच में जो है हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो पहला जो है हमें a और टाइम के बीच में जो है दिया गया है जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन है a, मतलब r गिवन है, और यहां पे हमें दिया गया है टाइम। तो हम इन दोनों को ग्राफ को बनाएंगे। कैसे बनेगा जरा एक बार ट्राई करिए। एक और ग्राफ देके जा रहा हूं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। दिस इज द रेट और ठीक है जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको बनाने हैं।
जी बन गया ये ग्राफ। चलिए देखिए, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था, तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए बात किया भैया। जब भी इस टाइप का इक्वेशन आएगा तो इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। यहाँ से क्या बनेगा, KT इज इक्वल टू R नॉट माइनस R, स्ट्रेट इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में लेके आना। ये मेरी y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, y इधर R इधर आ गया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस KT प्लस R नॉट आ गया, ऐसे बन गई है y इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पे r क्या आ गया, r आ गया, माइनस KT, तो स्लोप नीचे की तरफ आ जाएगी भैया, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस k, क्योंकि t तो ये वाली इसमें है, और अगर मैं इसका एक्सट्रापोलेशन कर दूंगा तो ये कहां पे जाके टकराएगा, r नॉट पे, तो दिस पॉइंट विल बी नोन एज r नॉट। ये मेरा स्ट्रेट इक्वेशन हाइपरबोला नहीं बरोबर है। नहीं, वो x स्क्वायर में बनता है, जब भी स्क्वायर होएगा तो वहां पे बनेगा। ठीक है, इसे डायरेक्टली पढ़ो। यस। उसके बाद हमने यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन के बीच में बनाया, अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन था भाइयों बहनों, तो रेट विल बी इक्वल टू k a रेज टू पावर या r रेज टू पावर क्या था, जीरो, तो मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना रेट, तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। समझ आया? अभी दिमाग लगाना है यार हम लोगों को। क्लियर है? अब वहीं पे ही यहां पे हम एक और ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब हम बना रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये किसका आएगा, log 8 या log R और टाइम के बीच में, log A और टाइम के बीच में, बिल्कुल। तो अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं भाइयों बहनों, यहां पे ये वाली, इसमें log A R भी है और R नॉट भी है, तो कैसे बनेगा, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि जगह मिल जाए। इसी फॉर्म में लेके आना, y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लेके आना। यहाँ पे क्या है मेरे पास, log R, तो इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ KT इज इक्वल टू 2.303 log R नॉट माइनस log R, ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो यहाँ पे आ जाता है log R, ये तो यहाँ पे था, log R विल बी इक्वल टू, माइनस से प्लस हो गया, ये वाली चीज इधर आएगी, तो माइनस KT अपॉन 2.303, क्लियर है? प्लस R नॉट, एक पॉइंट छोड़ दो तो और कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा log R नॉट माइनस log R विल बी इक्वल टू KT अपॉन 2.303, ठीक है जी। इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू log R इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस log R नॉट, क्लियर है भाई? अभी log R आ गया, y एक्सिस पे क्या है, log R है, ये KT हो गया, mx हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होएगा, ये स्लोप किसके बराबर आया भाइयों बहनों, माइनस k अपॉन 2.303, यहाँ पे एक्सट्रापोलेशन किया तो ये क्या आ गया, log R नॉट। सिर्फ आपको ध्यान रखना है y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। यहां से हमने वही सारी कहानी की है भैया, वही देखो log R और t, क्लियर है? ठीक है सर। अब एक और ग्राफ बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये आ गया log R नॉट अपॉन R, और यहां पे आ गया भैया टाइम। जरा ग्राफ बना के दिखाइए जरा क्या बनेगा।
स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से शुरू होकर थोड़ा स्लो हो जाएगा के अपॉन 2.303 जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस ग्राफ में ओरिजिन से शुरू होगी ऐसे जाएगी स्लो पा जाएगा के अपॉन 2.303। बिल्कुल ये आ जाएगा स्लोप विल बी इक्वल टू के अपॉन 2.303। शिवानी आपका आ गया? हाँ जी ओके सिर्फ इसी इक्वेशन से ही जो है हमारा ये आ जाएगा। अब उसके बाद nth हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट रेज्ड टू पावर 1 माइनस n और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट रेज्ड टू पावर n माइनस 1। जो आपको सही लगे वो ही आप याद कर सकते हैं। क्लियर है जी। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट in aqueous solution the following results were obtained। हाँ जी and following results were obtained। क्या क्या रिजल्ट से यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में 0, 30 एंड 60 और कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है मिथाइल एसीटेट की CH3COO CH3 0 पे इसका कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.6, 0.3 एंड 0.15। Show that it follows pseudo first order reaction, show that it follows first order reaction as the concentration of water remains constant, as the concentration of water remains constant। पहली चीज हमें बताना है कि ये बताना है show that it is a pseudo first order reaction, show that it is a pseudo first order reaction। और सेकंड जो है हमारा वो बोलता है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, calculate the average rate of reaction between the time interval (30 to 60 seconds। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या चीज है, अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं ठीक है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, तो हमारी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सिमिलर आनी चाहिए। अब इसमें बोल दिया कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो k की वैल्यू जो है हमारी सेम आनी चाहिए। हमने अभी अभी आपको फॉर्मूला कराया था, क्या फॉर्मूला था, k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x। यहाँ पे k का वैल्यू निकालिए फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट सेकंड में और सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको मिल जाएगा। तो लेट्स से k is equal to 2.303, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ पे 30 सेकंड्स हुआ लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 0.60 और फाइनल कितना था 0.30, log 2 आया, तो इसको अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, log 2 इज 0.3010 और यहाँ पे करोगे तो 0.693 अपॉन 30 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.0231 सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही दूसरे वाले में करते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, तो k विल बी इक्वल टू 2.303। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 30 सेकेंड्स का है,
लॉग ए कितना है भैया हमारा 0.30 और ये कितना हो जाएगा 0.15, फिर से log 2 आ गया, सेम आएगा 0.0231 सेकेंड इनवर्स। अब एक और केस लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं, यहां पे ये और ये, मतलब k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। तो यहां पे हमने k इज इक्वल टू 2.303, डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 60 सेकेंड्स का है, log a कितना हो गया 0.60 अपॉन 0.15, यहां पे आप करोगे तो log 4 आ जाएगा। log 4 का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब देखो भाई log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं log 2 raised to power 2 which can be written as 2 log 2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो ये क्या आएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू 2 log 2। अब 2 log 2 लगा के तो ये वाला वैल्यू आ रहा था, और यहां पे फिर से 30 आ गया, सेम वैल्यू आएगी 0.0231 सेकेंड इनवर्स। तीनों में सेम आया। अब तीनों में सेम आया तो हमने क्या बोल दिया कि भैया ये दिस शोज वैल्यू ऑफ k इज सेम, वही बोला था मैंने फर्स्ट ऑर्डर में, k का वैल्यू सेम रहेगा। अगर k का वैल्यू सेम है तो मतलब दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी चीज उसने बोला एवरेज रेट निकाल के बताइए भैया, एवरेज रेट कैसे निकल रहा था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम। तो भैया एवरेज रेट आ जाएगा हमारा, अभी कौन सा 30 to 60 सेकंड पूछा, इनिशियल कितना है भैया हमारा, अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमें कितना गिवन है, नहीं 30 to 60 सेकंड्स की बात कर रहा हूं, 0.3 है ना। तो यहां पे 30 कितना हो गया, इनिशियल हो गया मेरा माइनस 0.15 माइनस 0.30 अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना हुआ 30 हुआ, तो यहां से हमने माइनस किया, कितना आया भैया 0.15 अपॉन 30, यहाँ पे 1/100 कर लेते हैं, तो ये 15 अपॉन 30 1/2 इंटू 100, जी सर 0 to 60 के लिए हाँ 0 to 60 किया ना बेटा, नहीं 0 to 60 नहीं है 30 to 60 है, 30 to 60 सेकंड्स में क्वेश्चन में मैंने बोला है। एवरेज रेट क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है मेरा 60 सेकंड पे 0.15, तो वो मैंने लिख दिया, इनिशियल ये हो गया अपॉन में टोटल टाइम 30 सेकंड्स, तो ये कितना आया, इसको माइनस करोगे तो 0.15 अपॉन 30, डेसिमल हटाने के लिए मैंने 1/100 कर दिया, तो ये 1/2 इंटू 1/100 हो गया, ये आ गया 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, दिस इज द एवरेज रेट, यूनिट्स मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं यार आप लोगों को, इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो हैं मुश्किल नहीं मिलेंगे। चलिए लिखिए जरा, इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 minutes, if the half life period of a first order reaction is 2 minutes, how long will it take to reach, how long will it take to reach, A लिखिएगा 25% of its initial concentration, B लिखिएगा 10% of its initial concentration। ठीक है जी, चलिए निकालिए जरा। अब T हाफ हमें गिवन है भाई, K की वैल्यू निकल सकती है 0.693 अपॉन K,
के की वैल्यू मिल गई 0.346 मिनट इनवर्स। ठीक है जी। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। क्लियर है? जी सर। यहां पे हमने क्या किया 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, तो बचा रहेगा कितना 25% नहीं 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन बचा रहेगा कितना 25% ही रह गया मेरे भाई, क्योंकि उसने रिएक्शन शुरू किया 25% रह गया। सर बीच 25% है। हाँ वही एक कहानी समझनी है मेरे भाई, क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, अगर ये चीज समझ में आएगी गलती नहीं होगी। दोबारा समझाना। अभी देखो उसने बोला 25% ऑफ इट्स, कब तक कितना टाइम लगा उस रिएक्शन को, 25% रह गया जो है 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ए तो 100 आ गया, ए माइनस एक्स कितना रह गया मेरा 25%। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ 10% की कहानी थी, तो वहां पे ए तो मेरा 100 हो गया, बचा रहेगा कितना 10, ए माइनस एक्स, यही कहानी थी। ठीक है, ए वाले में क्या हुआ a माइनस एक्स इक्वल टू 25 आ गया, बी वाले में क्या आ गया a माइनस एक्स इक्वल टू 10। दैट्स इट, यही कहानी थी, इतनी सी ही कहानी थी। और ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है मिनिमम हो जाएंगे। क्या क्या आंसर आ रहे हैं? सर पहले वाला 4 मिनट का आ रहा है। पहले वाला 4 मिनट। पहले वाले का 4 मिनट्स आ रहा है। हाँ जी सर। दूसरे को काट दिया। गुड। A first order reaction is completed. A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. Calculate the time for the completion of 75% of the reaction. चलिए आंसर बताइए दोनों के जरा। तो 6 पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। तो भैया पहले वाले का आंसर आ रहा है 4 मिनट्स और दूसरे वाले का आ जाएगा 6.65 मिनट्स। ठीक है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल आएंगे आपके। ठीक है, और लॉग की वैल्यू जो है वहां पे पेपर में हमें गिवन होगी। ठीक है, ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि log 2 की भी वैल्यू देगा वो log 3 की भी देगा, आप ये आपको कम से कम याद रखूंगी। फाइंड आउट 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन in which k is equal to 5.48 into 10 raised to power minus 14 second inverse।
सी बेटा ये कैसे होने वाला है, 20% कंप्लीट हो रहा है कितनी देर में, 10 मिनट्स में। तो इससे मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। तो 2.303 अपॉन 10 log 100 by 80 आ जाएगा बेटा, 5/4 1.25 आ गया। ये चीज समझ आ गया। k is equal to 2.303 upon 10 log 1.25। क्लियर है? Okay. Calculate the time for the completion of 75% of the reaction. Now k is equal to, यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करके जा सकता हूँ, तो that will be equal to k 75%। Calculate the time, टाइम निकालना है, t 75% निकालना है, that will be equal to 2.303 upon k log a upon a minus x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log a की जगह मैंने 100 ले लिया और यहाँ पे बच गया 4, तो ये आ गया log 4। समझ आ गई जी? 25 to 75% है? इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं एक और तरीके से लिख दूं, 10 is equal to 2.303 upon k log 1.25। क्या पूछ रहे हो? ये 25 मतलब कि कैसे है? क्वेश्चन देखो ना, कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। जब मेरा रिएक्शन 75% हो गया तो बचा कितना, तो a अपॉन a माइनस एक्स वही बता रहा है ना, a तो इनिशियल हो गया और जो बच गया वो a माइनस एक्स है, क्योंकि रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में जो खप गया, जो यूज हो गया, वो तो कभी नहीं आने वाला, उसका तो प्रोडक्ट बन ही गया। अब जो बच गया दैट थिंग मैटर्स, तो वो a माइनस एक्स जो बचा है उसको, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब ये इक्वेशन आ गया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, t 20% अपॉन t 75%, दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 1.25 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2.303 अपॉन k log 4 आ गया। ये कैंसिल हो गए। अब इसको उल्टा कर दो, चलो भाई, ये आ गया 10 अपॉन t 75%, दैट विल बी इक्वल टू log 1.25 upon log 4। अब ये इसे माइनस कर देते हैं, तो t 75% विल बी इक्वल टू 10 इंटू log 4 अपॉन log 1.25। थोड़ी कैलकुलेशन बच गई मेरी, 10 इंटू 0.6021 अपॉन 1.25 की वैल्यू दी हुई है 0.969, 0.0969 सर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, and it comes to be 6.2 minutes। नहीं 62.14 मिनट्स। कैसे भाई, 20% होने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं, तो आपका तो आंसर गलत हो गया ना। ठीक है, कॉमन सेंस। क्लियर हो गया बेटा? ये आ गया 62.14 मिनट्स। क्लियर है जी? अभी हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट 2/3 ऑफ द लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच k का वैल्यू हमें गिवन है। अब फाइंड आउट 2/3 लाइफ, मतलब 2/3 खत्म हो गई, बचा कितना, 1/3। इनिशियल मैंने a लिया था, उसके बाद बजाय कितना गया, 1/3a। जी सर। निकाल दो वैल्यू। log 3 log 3 की होती है 0.4771। आ जाएगा आंसर। ठीक है। ठीक है, इट कम्स टू बी 2 इंटू 10⁻13 सेकेंड। और टाइम लगेगा। समझ आ गया भाई बहनों? क्लियर है?
तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं पेपर में आएंगे। ठीक है जी, ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसी टाइप के जो हैं क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। जैसे T 99% निकाल दिया, T 90% निकाल दिया, T 10% निकाल दिया, T हाफ निकाल दिया। इस टाइप के जो हैं क्वेश्चंस जो हैं हमसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, टेबल देख के मत घबराना। और एक चीज़ लिख लीजिएगा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। कभी भी वो बोलता है कि कोई भी मेरा आर्टिफैक्ट है या कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दे ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, सारी की सारी क्या है भाइयों बहनों, हमारी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, जहाँ पे डायरेक्टली हम उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन थ्योरी आप एक बार जस्ट रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन पे। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोल रहा था कि भैया विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। अब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डबल हुआ, क्योंकि K की जो वैल्यू थी, रेट कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू वेरी करी। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर हम लोगों ने किसी भी रिएक्शन के बारे में बात किया तो एक सर्टेन रिएक्शन मेरा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, उसका K का एक परफेक्ट वैल्यू रहेगा। जब मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो K की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज करेगी। ठीक है, बट अब एक चीज हमें समझ में आया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा था। वाई, रेट कांस्टेंट डबल 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। 2 to 3 टाइम्स वो बढ़ेगा, मतलब 100 से 200% हमारा बढ़ेगा। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल। आर्हेनियस इक्वेशन, ये जनरलाइजेशन भी हुई है इसकी, जब उन्होंने देखा था। अब खुद देखो यार, जब हम गर्मियों में, अभी गर्मियां चल रही हैं, अगर कोई चीज बाहर रह जाए, दूध बाहर रह जाए तो वो खराब हो जाता है। सर्दियों में क्या होता है, अगर ये दूध यहीं पे, कभी कभी होता है रात को मम्मी ने दिया और हम नहीं पी पाए, वो वहीं पे ढका हुआ रह गया, तो क्या होता है, खराब होता है वो ना। ठीक है, समझे ना? तो वही हो गया जो हमारा रेट था, तो जल्दी हो गया। क्लियर? चलिए जी, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल। अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला करते हैं, यहाँ पे यूजुअली दो डिफरेंसेस आते हैं। log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब वो पूछता है कि भैया अगर मैंने कितना टाइम इंक्रीज करा, कितने टाइम्स रिएक्शन बढ़ेगा अगर एक सर्टेन टाइम पे, सर्टेन टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा हूँ, 350 केल्विन पे कर रहा हूँ, 300 केल्विन पे कर रहा हूँ, तो कितना चेंज आएगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन में, या रेट कांस्टेंट। तो या वो बोल देगा आपको, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज भी दे दी उसने, और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आएगा कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दिखा दो। यूजुअली आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी वाले ही आएंगे, क्योंकि आप लोगों को एंटी लॉग, या तो एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी, अगर K2 भी दिया होगा तो वैल्यू जस्ट पुट करने और आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या होएगा, EA का वैल्यू ही निकालना आएगा। समझ आया? ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को किसी और तरीके से लिखता हूं तो ये ऐसे आ जाएगा, log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T प्लस log T। ये यहाँ पे क्या है? EA is the activation energy। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी मोटा-मोटा समझा दो। एक्टिवेशन एनर्जी मोटा-मोटा समझा दो। हाँ बता दो। अभी एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज? लॉग के हमने एक आर्हेनियस इक्वेशन लिखा था, क्या था वो भैया, K इज इक्वल टू AE रेज़ टू पावर माइनस EA अपॉन RT। इसका मैंने लॉग ले लिया तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन जो है हमारी निकल के आई है। इस इक्वेशन, दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन, इससे हमने ये बनाया। ठीक है,
नाउ एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है? एक्टिवेशन एनर्जी को समझते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी होती है, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे H2 रख दिया और I2 रख दिया और ये हमारा एक कंपाउंड बना के दे रहा है HI। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पड़े हुए हैं एटमॉस्फेयर में पड़े हुए हैं, आपस में रिएक्ट करके हो जाएगा, आ जाए, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा था, H2 था, I2 था। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये रिएक्शन हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक H और I के बीच में ये बॉन्ड बनने लगे और H और H के बीच में और I के बीच में जो है बॉन्ड टूटने लगे और उसकी वजह से HI और 2HI जो है हमारे बन गए। दिस इज एन इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्यों बना? क्योंकि हमने इसे कुछ एनर्जी दी थी, जी सर। ठीक है जी, कुछ एनर्जी दी जिसकी वजह से ये HI में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये HH का बॉन्ड टूटने लगा और H और I का बॉन्ड जो है बनने लगा, दैट इज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। हमने उस दिन भी डिस्कशन किया था कि अगर हमारे रिएक्टेंट इतनी स्पीड से रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहे, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। इंटरमीडिएट इज लाइक टिक्की बनाना। जब आप टिक्की वाले किसी की शॉप पे जाते हो, वो साइड पे रखी होती है उसने, हाँ जी सर। वो एक इंटरमीडिएट है, उसे आप खा भी नहीं सकते, ठीक है, और फेंक भी नहीं सकते। तो वो क्या करता है भाई, उसे अच्छे से सेक के फिर आपको देता है, तो दैट इज एन इंटरमीडिएट। उसने क्या किया, बीच में एक सर्टेन अमाउंट बना दिया, क्योंकि अगर वो इनिशियली शुरू करेगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो उसने क्या किया, हाफ बेक करके रख दिया उसे, 1 मिनट 2 मिनट में आपको रेडी करके दे देता है। क्लियर हो? है, शादियों में होता है ना, भाई वेट कर रहा था 5 मिनट 10 मिनट, भाई दे दे यार, तो वो इंटरमीडिएट उसने बनाए नहीं होते हैं, ठीक है सर, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट कैसे करता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को? हमने पढ़ा था कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को फास्ट कर देता है। सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्टेंट था A+B, यहाँ पे ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है। अब ये वाली जो एनर्जी है ना भाई, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज ये। अगर ये एनर्जी हम इसे नहीं देंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, एंड दिस इज नोन एज, यहाँ पे हमारा एक इंटरमीडिएट जो है फॉर्म होगा। इस पॉइंट पे जाके हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होएगा, एंड दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये वाला जो डिफरेंस रहेगा दैट इज नोन एज डेल्टा H। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो डेल्टा H क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक, समझ आया? और ऐसे ही हमने एक रिएक्टेंट लिया ऐसा, सॉरी, उसमें हमने कुछ ऐसा बना दिया, ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी थी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें देनी थी, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना, यहाँ से और यहाँ का जो डिफरेंस आएगा भैया दैट इज नोन एज डेल्टा H। अब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8, पॉजिटिव 8। तो मतलब ये पॉजिटिव है, तो भैया ये प्रोसेस क्या होएगा मेरा, एंडोथर्मिक। अब आप लोगों को पता लग गया कि भैया एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्लियर हो गया? अब ये तो हो गया। अब एक्टिवेशन, अब जो हमारा कैटलिस्ट है भाइयों वो है ना, वो क्या करने वाला है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसे डिक्रीज कर देगा। नाउ दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, और ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। समझ आ गया? एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। तो आपको डिफरेंस पता चला? क्लियर है? तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है भैया मेरा फास्ट हो जाता है। सर नीचे वाला डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को फास्ट करता है ना। जी वही तो किया ना, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब मेरे को यहाँ पे 100 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ रही थी, बट अभी क्या हुआ, कैटलिस्ट डाल दिया तो 60 देना पड़ा, तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को इजी हो गया, जल्दी रिएक्शन हो भी जाएगा।
क्लियर हुआ? कैटलिस्ट आपके रिएक्शन को फास्ट करता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा। A certain reaction is 50% complete in a certain reaction is 50% complete in 20 minutes at 300 Kelvin, and the same reaction is again 50% complete in 5 minutes. Again 50% complete in 5 minutes at 350 Kelvin. Calculate the activation energy. Calculate the activation energy if the reaction is of first order. Calculate the activation energy if the reaction is first order. चलिए क्वेश्चन करते हैं लोग। अब देखिए यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, टी हाफ गिवन है, दैट इज 20 मिनट्स एट 300 केल्विन, और टी हाफ गिवन है एक और 5 मिनट्स एट 350 केल्विन। यही गिवन है जी। ओके, अब हमें क्या करते हैं, इसका के निकालते हैं। तो के विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के, दैट विल बी इक्वल टू 20। तो ये आ जाएगा भैया हमारा 0.3465 0.03645 मिनट इनवर्स, और K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.693 अपॉन 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.1386 मिनट इनवर्स। तो भैया K2 और K1 की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2 log 0.1386 upon 0.03465 equal to EA upon 2.303 into 8.314। अब भैया R की वैल्यू कौन सी लगेगी, जिसके जूल्स में यूनिट्स है, एनर्जी वाले यूनिट्स हैं, तो 8.314 into 350 minus 300 upon 350 into 300, तो EA will be equal to, I guess ये 4 से चला जाना चाहिए, 0.3465 into 4, सही है। तो ये log 4 आ जाएगा भाई। EA will be equal to log 4 into 2.303 into 8.314 into 350 into 300 upon 50, तो ये 7 आ गया। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 0.6021 into 2.303 into 8.314 into 2100, ठीक है जी। ये सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, दैट विल बी योर 24 किलो जूल आ रहा है। 24.2 किलो जूल पर मोल इज द करेक्ट आंसर। 24.2 किलो जूल पर मोल, दिस इज द आंसर, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ। Last question. The rate constant of a reaction at 500 Kelvin. The rate constant of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse,
and 0.07 second inverse ठीक है। respectively. Calculate the values of EA. Calculate the value of EA. सब कुछ गिवन है भाई, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें। जी सर log 7 upon 2 की वैल्यू कितनी होगी? log 7 की वैल्यू कितनी है? Log 3.53. Give me a minute. यहाँ पे हम लेते हैं 2.303 इंटू 8.314 इंटू लॉग 3.5 इंटू लॉग 700 इंटू 500 आ जाएगा, 700 इंटू 500 अपॉन 200। हाँ ठीक है जी। लॉग 3.5 का डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.45441। यहाँ से आंसर आ बस कैलकुलेशन करना है और आंसर आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 18.23 किलो जूल पर मोल। दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी। तो भैया जाके न्यूमेरिकल्स को बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस करिए सारे। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप PYQ करोगे तो सारे यही वाले क्वेश्चन जो हैं मिलने वाले हैं, राइट। जी